जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट के लोकल जीके की ये हमारी 7th नंबर की क्लास है, जिसमें देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वाला लोकल जीके हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें देखिए आपका दांतेवाड़ा जिले मेनली हमारा फोकस रहने वाला है। तो इससे पहले के जो हमारे 6 पार्ट हुए तो उसमें देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन थे लोकल जीके के उसको कवर किया है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे उसमें कवर हो गए। अगर आपने वो 6 पार्ट तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितनी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप उतनी भी करके चले गए तो देखिए लगभग जैसे कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ 65+ से जो आप लोग करके आ सकते हो। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसी में से छपने वाला है। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो कमेंट करके बता देना कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आपको यही क्लास जो है मेरे वाली याद आनी है जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर का हम स्टार्ट कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे क्लास अपलोड होती है आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए दोस्तों ये मेरे हैंड रिटन नोट है। अगर कुछ अक्षर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपके दिमाग में पूरा आसानी से बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बोला गया है कि जो एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक है, तो ये बताना है हमें कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए जो एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक है तो वो स्थित है आपका गिदम में। ठीक है, तो गिदम में वो स्थित है, जिसका गिदम हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निजी कृषि महाविद्यालय कहाँ पे है। तो देखिए ये जो है आपका ये स्थित है आपके दंतेवाड़ा में। ठीक है, जो निजी कृषि महाविद्यालय वो है आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र कर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, दांतेवाड़ा में। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको जो हमारा इससे पहले का जीके के क्लासेस हुई उसमें भी आपको बताया था, जो महेंद्र कर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का है तो वो स्थित है आपके दंतेवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, लाइवलीहुड कॉलेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉलेज है। लाइवलीहुड कॉलेज जो है आपके ये भी कहाँ पे स्थित है, दंतेवाड़ा में। जो इंपॉर्टेंट महाविद्यालय या फिर कॉलेजेस है तो वो कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट करवा दिया। ठीक है, तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट महाविद्यालय हो गए। अभी देखिए जो चौथा भी है शासकीय अरविंद महाविद्यालय, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, तो ये यहाँ पे स्थित है आपके किरंदुल में। ठीक है, तो देखिए और साथ ही जो शासकीय देशवंतरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तो ये है आपके दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट जो महाविद्यालय और एक कॉलेज है। ठीक है, तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट महाविद्यालय कौन कौन से, एक तो आपका निशी कृषि महाविद्यालय दंतेवाड़ा में, दूसरा देखिए आपका महेंद्र कर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय ये भी दंतेवाड़ा में, फिर देखिए एक महाविद्यालय और जो आपका देशवंतरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तो ये भी दंतेवाड़ा में। 3 महाविद्यालय दंतेवाड़ा में हो गए। और देखिए लाइवलीहुड कॉलेज ये कहाँ पे, तो ये आपका दंतेवाड़ा में, ये क्या है, एक कॉलेज है। ठीक है, और किरंदुल में एक महाविद्यालय जो है आपका शासकीय अरविंद महाविद्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ पे, किरंदुल में स्थित है। तो देखिए ये महाविद्यालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे सभी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपने हमारे पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा जो दंतेवाड़ा जिला है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में आपको बताना है कुल मिला के कॉलेज कितने। ठीक है, कुल मिला के कॉलेज कितने, मैंने आपको जो है पिछली हम जो हमारे क्लासेस हुई उसमें बताया था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूगर्भिक शैलक्रम, तो ये कहाँ पे, ये है धारवाड़ चट्टान का ही जो है यहाँ पे उसको भूगर्भिक शैलक्रम जो उपस्थित है धारवाड़ चट्टान में। ठीक है, तो देखिए और साथ ही बोला गया कि उसमें देखिए मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है। तो देखिए जो अगर मिट्टी पाई जाती है तो वो है आपकी देखिए प्रमुखता लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी जो होती है वो पाई जाती है जो आपकी धारवाड़ चट्टान है वहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमारे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक भूगर्भिक शैलक्रम धारवाड़ में स्थित है चट्टान में। ठीक है, और जो धारवाड़ चट्टान है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी प्रमुखता देखिए लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही नोट्स लेके बैठिएगा, जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसको आप अच्छे से नोट्स में नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए आप बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यतः खनिज, देखिए जो मुख्य खनिज है। ठीक है, तो मुख्य खनिज कौन सा है, यहाँ पे लोहा, टीन और कोरंडम। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं तो वो है आपका देखिए एक तो लोहा हो गया। ठीक है, फिर देखिए आपका टीन हो गया और फिर आपका कोरंडम। ठीक है, कोरंडम, ये 3 जो है यहाँ पे मुख्य खनिज पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बैलाडीला की पहाड़ी, जैसे कि जो बैलाडीला की पहाड़ी है तो उसमें पूछा गया है कि एनएमडीसी द्वारा खनन कब किया गया था। तो देखिए जो बैलाडीला की पहाड़ी है तो उसमें देखिए 1968 यानी देखिए 1968 में देखिए एनएमडीसी द्वारा खनन चालू किया गया था। ठीक है, एनएमडीसी द्वारा, क्योंकि एनएमडीसी के खनन से रिलेटेड है तो देखिए 101% एग्जाम में आने के यहाँ पे चांसेस है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और
इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनएमडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बैलाडीला जो एशिया की सबसे बड़ी लौह खदान है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बैलाडीला पहाड़ी है, तो उसमें देखिए आप पे सबसे ज़्यादा जो है लोहा इसका पाया जाता है, ठीक है, लोहा इसका सबसे ज़्यादा उसी में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए जो एशिया की, अगर एशिया में बात करें, भारत की नहीं बल्कि देखिए एशिया में भी बैलाडीला जो पहाड़ी है, ठीक है, तो उसका देखिए एशिया में भी फर्स्ट नंबर आता है किसमें, तो लोह खदान में, ठीक है। तो देखिए बैलाडीला की ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी लोह खदान है जिसमें काफ़ी ज़्यादा में लोह पाया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैलाडीला से संबंधित। फिर देखिए उसमें बोला गया है कि हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, ठीक है, जो आपका लोहा की भी काफ़ी किस्म होती है, ठीक है। तो उसी में से एक है जो है आपका हेमेटाइट, ठीक है, तो हेमेटाइट किस्म का लोहा इसमें मिलता है। और पूछा लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो लोहा किस में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका बैलाडीला। और पूछा जाए कि बैलाडीला का एशिया में स्थान क्या है लोहा खदान में, तो देखिए उसका हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी खदान है, ठीक है, लोहा की कौन सी, तो बैलाडीला। और पूछ लिया जाए कभी आपको थर्ड क्वेश्चन कि मान लीजिए कि इसमें लोह की कौन सी किस्म ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है आपकी हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट किस्म जो है लोह की सबसे ज़्यादा पाई जाती है बैलाडीला में। तो देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाएंगे आपके, क्योंकि मैं आपको देखिए पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूँ, तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लोकल जीके थोड़ा ज़्यादा ही डीप में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अभी अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बैलाडीला से प्राप्त लोहा देखिए जापान को निर्यात करते हैं। तो देखिए जो बैलाडीला में अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, जो एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खदान है, ठीक है। तो देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो उससे हमें लोहा प्राप्त होता है, ठीक है, तो लोहा हम किसी यहाँ पे निर्यात करते हैं, तो वो करते हैं हम जापान को, ठीक है। जापान को हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब आपको सभी को पता होगा लगभग, निर्यात यानी अपने देश से दूसरे देश में भेजना, ठीक है, अपने देश से दूसरे देश में भेजना। अगर आयात की बात करें तो दूसरों से अपने इधर लाना, ठीक है। तो ये हो गया आयात निर्यात। तो हम सब किसको करते हैं निर्यात, तो जापान को, जापान इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कभी पूछ लिया जाए जब हम जापान को निर्यात करते हैं तो कौन से बंदरगाह से करते हैं, तो हम करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात करते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, बैलाडीला जो पहाड़ी है, ठीक है, तो उस खदान से जो प्राप्त लोहा होता है वो करते हैं हम जापान को निर्यात करते हैं। और कहाँ से निर्यात करते हैं, तो हम करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह से, ठीक है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जा सकता है आपको कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो लोहा है किसको निर्यात करते हैं, तो जापान को। और पूछ लिया जाए कि जापान को लोहा कहाँ से निर्यात करते हैं, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पूछा गया है कि टीन भंडारण क्षेत्र, तो ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। जो टीन भंडारण क्षेत्र है तो ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, ठीक है। तो इसका जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन देखिए, जो बारसूर है, ठीक है, तो ये क्या है, बारसूर के बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया, तो सभी को आप स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए। तो देखिए बारसूर क्या है, छिंदक नागवंशीय शासकों की क्या थी, तो राजधानी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर पूछ लिया जाए तो छिंदक नागवंशीय शासकों की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी आपकी बारसूर हो जाएंगी। और देखिए इसमें देखिए जो आपका हिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके राजवंशी हो गए या फिर कुछ राजा वगैरह हो गए, तो इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्या थी, आपके छिंदक नागवंशीय शासकों की राजधानी थी, तो कौन सी, तो बारसूर, ठीक है। फिर देखिए अगला पूछा गया है कि बत्तीसा मंदिर और देखिए आपका मामा भांजा मंदिर, ठीक है, बत्तीसा मंदिर और मामा भांजा मंदिर, ठीक है। अगर पढ़ा हुआ नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से भी आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा जल्दबाजी में आपके लिए बनाए गए नोट्स है, क्योंकि देखिए पूरा रात भर बैठ के मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए खोज के यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा लिखने में थोड़ा आपको नहीं समझ रहा होगा, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर देखिए 2 इंपॉर्टेंट मंदिर है, एक तो बत्तीसा मंदिर और आपका मामा भांजा मंदिर, ठीक है, मामा भांजा मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपके बारसूर में, ठीक है। अभी हम देखिए बारसूर की ये जो है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इतने जो पॉइंट है देखिए, सबसे पहले छिंदक नागवंशी है, शासकों की राजधानी है बारसूर। फिर देखिए बत्तीसा मंदिर, मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है, बारसूर में। फिर देखिए आपका विशाल गणेश मंदिर और
चंद्रदितेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो बारसूर में। ठीक है, बारसूर से अगर आप इतना भी यहाँ पे नोट करिए और अच्छे से पढ़ के गए तो बारसूर से बाहर तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जो भी इंपॉर्टेंट अभी बारसूर से बनने वाले हैं सभी आपको जो इस जो इतना हमारा मैं अभी आपको यहाँ पे बताया तो पूरा इसमें नोट करवा दिया। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। चिंतक नागवंशीय जो शासक थे उनकी राजधानी है बारसूर। ठीक है, बारसूर में आपको 4 मंदिर अच्छे से मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक तो बत्तीसा मंदिर, दूसरा मामा भांजा मंदिर, तीसरा है विशाल गणेश मंदिर और चौथा है चंद्रदितेश्वर मंदिर। ये 4 मंदिर इंपॉर्टेंट है जो बारसूर में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए बढ़ते अभी अगले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा जिले की सीमा। तो देखिए सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया था। तो आपको कमेंट में लिखना है कि जो दंतेवाड़ा है, ठीक है, तो दंतेवाड़ा की सीमा किसी राज्य से को छूती है या नहीं। ठीक है, जो दंतेवाड़ा है तो उसकी जो सीमा है किसी राज्य को छूती है या नहीं। ठीक है, तो आपको देखिए यस और नो में आंसर देना है कि दंतेवाड़ा जिले की जो सीमा है किसी राज्य को छूती है या नहीं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर आप क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अभी बढ़ते इस क्वेश्चन को देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले की जो सीमा है तो देखिए 4 जिलों को स्पर्श करती है। कुल मिला के कितने जिले, तो 4 जिलों को स्पर्श करते हैं दंतेवाड़ा की सीमा। अभी वो कौन कौन से देखिए उसको भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। तो आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप नोट करिए, जैसे एग्जाम आता है जल्द से जल्द आप लोग जो है नोट्स वाइज रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर आ जाएगा आपका बस्तर। ठीक है, बस्तर को छूती है दंतेवाड़ा की सीमा। अगर पूछ लिया जाए कि जो बस्तर है कि उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं आपको ऐड कर दिया इंफॉर्मेशन, तो मुख्यालय जगदलपुर में। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा फोकस करेंगे सीमा के ऊपर किस किस को छूती है। तो देखिए पहला बस्तर, दूसरा हो जाएगा नारायणपुर, तीसरा हो जाएगा आपका बीजापुर। ठीक है, ये बीजापुर है, इसको बीजापुर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बीजापुर। फिर देखिए जो चौथा है वो है आपका सुकमा। ठीक है, चौथा है सुकमा। तो ये हो गए हमारे 4 जिले जिसकी सीमा कहाँ किसको छूती है, तो दंतेवाड़ा को। ठीक है, तो ये जो हमने फर्स्ट में आपको बताया है बस्तर, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यालय इसका पूछ लिया जा सकता है जो कहाँ पे स्थित है, जगदलपुर में। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लीजिए। ठीक है, इससे जो आपका क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा बस्तर संभाग में आता है। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था जब दंतेवाड़ा अलग कर दिया गया था, चलिए ये भी आपको बताना है कमेंट में कि दंतेवाड़ा को बस्तर से अलग कब किया गया था। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिला कब बना था ये आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए दंतेवाड़ा ये किसका है, तो पहले बस्तर का संभाग में आता है। ठीक है, जो दंतेवाड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगर बात करें हम कि कुल मिला के इसमें संभाग कितने स्थित है, तो देखिए अगर संभाग की बात करें तो देखिए कुल मिला के 5 संभाग स्थित है। और जो ये यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ उस तरह से आप नोट करते चलिए। देखिए कुल संभाग कितने हैं, तो कुल संभाग है 5। ठीक है, 5 संभाग है, जिसमें देखिए जो आपके पहले कितने जिले थे, तो पहले थे 7 जिले। ठीक है, माफ करना 27 जिले थे। तो जिससे देखिए आपका जब दंतेवाड़ा अलग हो गया था, ठीक है, तो दंतेवाड़ा अलग होने के बाद वो एक्स्ट्रा एक बन गया, तो वो क्या हो गया आपका 28 जिले हो गए। ठीक है, तो दंतेवाड़ा को बस्तर से अलग करके बनाया गया था, तो पहले 27 थे और फिर बन गए 28। ठीक है, आपको पूछ लिया जा सकता है कि कुल मिला के यहाँ पे संभाग कितने हैं, तो देखिए 5 संभाग है। पहले जिले कितने थे, तो पहले थे आपके 27। अगर पूछ लिया जाए तो अभी फिलहाल में कितने, तो अभी फिलहाल में 28 जिले। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नवीनतम जो 28वां जिला है, ठीक है, तो देखिए जो नवीनतम 28वां जिला है तो वो कौन सा है आपका, गौरेला। ठीक है, गौरेला है। तो देखिए अभी जो बताया था आपको 28वां, तो 28वां दंतेवाड़ा नहीं बना था, बल्कि वो उसके जो बस्तर संभाग से अलग करके अलग हो गया था। ठीक है, सिर्फ अभी जो हमने यहाँ पे देखिए आपका डाउट जो क्लियर हो जाएगा कि नवीनतम जो 28वां जिला है तो वो बना था आपका गौरेला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आपको पूछ लिया जा सकता है अभी फिलहाल में कितने जिले हैं, तो अभी है 28, पहले थे 27। और पूछा जा सकता है कि जो 28वां से बना था तो वो कौन सा था, तो वो था आपका गौरेला। ठीक है, गौरेला जो है यहाँ पे 28वां जिला बन गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बस्तर संभाग में कुल, तो देखिए जो अगर पूछा जाए कि बस्तर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो कुल आते हैं आपके 7 जिले। ठीक है, 7 जिले जो है आपके बस्तर संभाग में स्थित है। ठीक है, 7 जिले।
और कौन कौन से देखिए उसको भी मैंने साइड में नोट करवा दिया। देखिए इसमें आपका इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए जो बस्तर संभाग में कितने 7 जिले, तो 7 जिलों में से 3 आपको ऑप्शन में दिया जाए और चौथा अलग दे के पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जिला है जो बस्तर संभाग में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए सातों को आप नोट कर लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, अगर नहीं लिखा हो समझ में आ रहा है तो। ठीक है, पहले आपका बीजापुर, सेकंड है सुकमा, तीसरा है आपका दंतेवाड़ा, चौथा है आपका नारायणपुर और साथ ही देखिए पाँचवा है आपका बस्तर, छठवां आपका कोंडगांव और सातवां आपका कांकेर। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के ये जो यहाँ पे 7 जिले जो बस्तर संभाग में स्थित है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 28वां जो यानी मैंने बोला था कि जो दंतेवाड़ा है उसको बस्तर से अलग करके बनाया था। देखिए बस्तर संभाग में स्थित है, जो 7 जिलों में स्थित है आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो यानी इसलिए 28वां जिला बना था आपका गौरेला। गौरेला जो 28वां जिला बना था, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ 7 जिले। तो देखिए फर्स्ट है बीजापुर, सेकंड है सुकमा, तीसरा है आपका दंतेवाड़ा, चौथा है नारायणपुर, पाँचवा है आपका बस्तर, छठवा है कोंडगांव और सातवां है कांकेर। ठीक है, कुल मिला के 7 जिले जो बस्तर संभाग में स्थित है। ठीक है, फिर देखिए पूछा गया छत्तीसगढ़ का आपके क्षेत्रफल। तो देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,094 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1,35,094 किलोमीटर ये क्या है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। तो आपको कमेंट में बताना है कि छत्तीसगढ़ का जो ये क्षेत्रफल है तो ये अपने देश के क्षेत्रफल का कितना % है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में ये बताया था। ठीक है, तो ये पूछने का मतलब यही है दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई करते हैं नहीं, ये जानने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो देखिए अभी कैसा है, जो रायपुर है उसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो उसी पे मुताबिक देखिए आपके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आपको पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी वो हो जाएंगी रायपुर। अगर मान लीजिए आपको रायपुर और अटल नगर एक साथ ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो ये तो कंफर्म है। अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, अगर ऑप्शन में हो रायपुर तो रायपुर को टिक करिएगा, अगर ऑप्शन में हो अटल नगर तो अटल नगर को टिक करिएगा, क्योंकि देखिए रायपुर और अटल नगर आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। और अटल नगर क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए जो नया रायपुर का है ये नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल नगर। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है और ऑप्शन में दिया जाए आपको अटल नगर, तो अटल नगर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों कि देखिए यही इसका नया रायपुर का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल नगर, और इसका नाम बदला गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ज़्यादा चांसेस है कि अटल नगर ही ऑप्शन में दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रायपुर का ही नया रायपुर जो उसी का नाम बदल के कर दिया है अटल नगर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि देखिए जो 2011 की जनगणना, तो लिंगानुपात बताना है आपका हमें छत्तीसगढ़ का। तो देखिए छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 991/1000। ठीक है, तो देखिए 991 जो है आप जो लिंगानुपात है आपके छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो लिंगानुपात मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था किस तरह से काउंट करते हैं। ठीक है, कभी पूछ लिया जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है तो वो किसका है, वो है आपका केरल का, और सबसे कम लिंगानुपात किस में है, तो वो है आपका हरियाणा का। ठीक है, केरल का पूछा जाए लिंगानुपात तो सबसे ज़्यादा है, हरियाणा का सबसे कम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों भी अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो। ठीक है, कि जैसे कि छत्तीसगढ़ का आपका 991 और सबसे ज़्यादा किस में, केरल में, सबसे कम है हरियाणा में। ठीक है, तो देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस। तो ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, साथ ही पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं, ये ज़रूर कमेंट में बताना, और क्वेश्चन का लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है नहीं, तो ये भी दोस्तों आप लोग जो कमेंट में लिखते चलना, ताकि आपके कमेंट पढ़कर ही हमें भी पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, और साथ ही आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग जो शेयर कर देना, और साथ ही अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे क्लासेस अपलोड होती है तो आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते दोस्तों हमारे अगले क्लास के साथ। जय हिंद।